Welcome back to Prominence Hour, powered by Suriti Global Academy Tava, where every thought counts. It is an initiative to voice out the thoughts and ideas of our guest. So, hello everyone, I am Srishti Singh, student of class 11th, and today we have a very interesting guest with us, Miss Hina Soni ma'am, founder of ABCD, School of Psychology and Personal Development. मैम एक एक्सपीरियंस साइकोलॉजिस्ट, इंटरनेशनल सर्टिफाइड करियर कोच, मास्टर कोच NCDA USA और सर्टिफाइड डर्मेटोग्राफिक्स कंसल्टेंट हैं। चाइल्ड, यूथ और पेरेंट्स को एजुकेशन, करियर काउंसलिंग, पर्सनालिटी डेवलपमेंट और इमोशनल वेलबींग के एरियाज में गाइड करने का मोर देन 14 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है। हिना मैम 2 पॉपुलर बुक्स की ऑथर भी हैं, पेरेंटिंग मेड सिंपल एंड चाइल्डहुड डिसऑर्डर। हिना मैम को यूपी गवर्नमेंट ने एज अ टॉप स्टार्टअप रिकॉग्नाइज किया और रिसेंटली दिल्ली की ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर मिस रेखा गुप्ता के हाथों फेलिसिटेट भी किया गया। आज वो हमारे साथ शेयर करेंगी चाइल्ड साइकोलॉजी, करियर गाइडेंस, पेरेंटिंग टिप्स और DMIT टेस्ट के बारे में, जो बच्चों के लर्निंग स्टाइल और पर्सनैलिटी ट्रेट्स को समझने में हेल्प करता है। मैम, स्वागत है आपका द प्रोमिनेंस आर में। थैंक यू। यस मैम, टू बिगिन विथ, आप हमें अपनी जर्नी के बारे में बताइए। कैसे टीचिंग से स्टार्ट करके ABCD तक का सफर तय हुआ? सो मुझे याद है 2012 की बात है। एक बच्चे का, मेरी क्लास का ही एक बच्चा था, उसका एक केस मैंने देखा था। तो समहाउ लाइक उसको कुछ इश्यूज थे अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करने में। वो मेरे पास आया और आने के साथ साथ उसने मुझसे बोला कि मैम, मुझे ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम है, क्या आप मेरी इसमें हेल्प कर सकते हैं? मैंने बोला मैं आपको बिल्कुल हेल्प कर सकती हूँ। फिर मैंने उसकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया बहुत अच्छे तरीके से। फिर 2-3 बच्चे और आए। आने के साथ में मुझे रियलाइज़ हुआ कि आई एम वेरी गुड विद दिस साइकोलॉजी पार्ट ऑल्सो, बिकॉज स्कूल की टीचिंग के साथ साथ मैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लासेस भी लेती थी, जिसमें हर तरीके का स्टूडेंट होता था, चाहे वो BTech हो, चाहे MBA पास आउट हो, चाहे सोल्जर्स, आर्मी सोल्जर्स एंड ऑल। तो कहीं ना कहीं सही मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट पार्ट में साइकोलॉजी इन्वॉल्व होती है। देन आई थॉट 2013 कि मुझे किसी साइकोलॉजिस्ट के अंडर में काम करना चाहिए और साथ में ट्रेनिंग लेनी चाहिए। तो दिस इंस्पायर्स मी। मैम, दैट्स रियली अमेजिंग। आपको साइकोलॉजी और पर्सनल डेवलपमेंट पे फोकस करने का इंस्पिरेशन कैसे मिला? जैसे मैंने अभी बोला, पर्सनालिटी डेवलपमेंट पार्ट मैंने 2011 से ही स्टार्ट किया था। आई वॉज वेरी यंग और स्कूल टाइम पे भी मैं डिबेट, कॉम्पिटिशन्स, प्रेजेंटेशन में पार्टिसिपेट करती थी एंड आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट द थिंग्स। सो जब मैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट में जॉब करती थी आफ्टर द स्कूल, देन आई रियलाइज्ड माई सेल्फ कि कहीं ना कहीं जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट है वो पूरा ही साइकोलॉजी से रिलेटेड है। जैसे वहाँ FCAT की प्रिपरेशन के लिए बच्चे आते थे, SSB CDS के लिए प्रिपरेशन के लिए आते थे, और उनको स्टेज पे खड़ा करके उनके साथ में वो क्वेश्चनियर का डिस्कशन करना, टैट की प्रिपरेशन में जाना और साइकोलॉजिकली उनका उनके क्वेश्चनियर और उनके इंटरव्यू टेक्निक्स पे काम करना। कहीं ना कहीं बार बार वो साइकोलॉजी ही बताते थे। तो वन डे वन गर्ल केम जो CDS की प्रिपरेशन कर रही थी, उसने मुझे बोला कि आप मुझे साइकोलॉजिकली भी हेल्प करिए, क्योंकि मुझे हेजिटेशन बहुत होती है एंड वहाँ मैं अपने इस थॉट को कैसे क्लियर कर पाऊँगी। फिर ये मेरा एक्सपीरियंस था कि मैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट के साथ में साइकोलॉजी को ज़रूर इन्वॉल्व करूँगी। दैट्स व्हाट मैंने उसी टाइम डिसाइड कर लिया था कि अगर मैं अपनी एक इंस्टीट्यूशन या फिर अपना ऑर्गेनाइजेशन सेटअप करती हूँ फर्दर, तो मैं साइकोलॉजी और पर्सनालिटी डेवलपमेंट मीन्स पर्सनल डेवलपमेंट को कॉम्बो में ही रखूँगी। ओके मैम, मैम आपके करियर में कोई ऐसा टर्निंग पॉइंट या मेमोरेबल मोमेंट जिसने आपके अप्रोच को शेप किया, मैम प्लीज़ हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर कीजिए। देयर आर लॉट्स ऑफ टर्निंग पॉइंट्स, बहुत सारे टर्निंग पॉइंट्स हैं। जैसे अगर हम टर्निंग पॉइंट की बात कर लेते हैं, तो मैं कोविड के टाइम पर ही आपको बताना चाहूँगी। अभी जैसे आप टीचिंग वाले पार्ट को ही बोल रहे हो कि मैं टीचिंग में थी, है ना। टीचिंग से फिर पर्सनालिटी डेवलपमेंट मेरा एक कोर कॉम्पिटेंसी था।
उसके बाद साइकोलॉजी में आना इज ऑल्सो अ टर्निंग पॉइंट, राइट? टर्निंग पॉइंट ये तो ठीक है कि आप जब किसी के अंडर में जॉब कर रहे हैं, आप अपना मॉर्निंग में 7 o'clock से लेकर 8 o'clock तक आप आ रहे हैं और जा रहे हैं, लेकिन इट्स अ वेरी थिंकिंग वाले पार्ट में आ जाता है कि आप खुद की कंपनी को सेटअप कर रहे हैं, राइट? तो खुद की कंपनी को सेटअप करना, उसको सोचना, दैट वाज अ क्वाइट टर्निंग पॉइंट कि मैं टीचिंग से एक एंटरप्रेन्योर बनी. एंड दैट वाज द मोमेंट ऑफ 2017 व्हेन आई लेफ्ट मथुरा and went to Chandigarh, or without supporting of anyone, I set up my own office, a big office there in Chandigarh, और मैंने वहाँ पर अपना इस mental health करियर को स्टार्ट किया. And that's really great. आज के कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में आप करियर काउंसलिंग कैसे अप्रोच करती हैं, स्पेशली चिल्ड्रन और एडल्ट के लिए? करियर काउंसलिंग के देर आर डिफरेंट काइंड ऑफ अप्रोचेस, बट जैसे यूजुअली हम 2 अप्रोचेस की बात कर रहे हैं अभी. वन इज DMIT, दिस इज डर्मेटोग्लाइफिक्स मल्टीपल इंटेलिजेंस टेस्ट. अनदर इज साइकोमेट्रिक टेस्टिंग. साइकोमेट्रिक इज अ एक्वायर असेसमेंट, जिसे हम लोग ये एक्वायर टूल भी बोल देते हैं, लेकिन जो डर्मेटोग्लाइफिक्स है वो आपका इनबॉर्न है. मुझे लगता है जब आप किसी की पर्सनालिटी, बिहेवियर, करियर और इंटरेस्ट पे आप बात करने जा रहे हैं, तो आप सिर्फ उसके एक्वायर्ड टैलेंट को साथ में नहीं लेके चल सकते हैं. आपको कहीं ना कहीं उसके इनबॉर्न टैलेंट पर भी काम करना होगा. सो मेरी पर्सनल जो हम अपनी करियर काउंसलिंग की हम बात कर रहे हैं, जिसमें हम अपना डर्मेटोग्लाइफिक्स मल्टीपल इंटेलिजेंस टेस्ट को यूज़ करते हैं और साइकोमेट्रिक असेसमेंट्स को यूज़ करते हैं. थ्रू दैट वी कैन ईजिली आइडेंटिफाई द करियर ऑफ एनीवन. कि अगर हम एडोलेसेंस की बात कर रहे हैं या एडल्ट्स की बात कर रहे हैं, तो हम वहाँ पर दोनों को ही हेल्प करते हैं. ओके मैम. यंग लर्नर्स में आपको मोस्टली कौन से इमोशनल या बिहेवियरल चैलेंजेस देखने को मिलते हैं? Young learners. यस मैम. Okay. So when we talk about young learners, so there are lots of emotional and behavioral challenges we can take. So emotional की अगर हम बात करते हैं और behavioral की हम बात करते हैं, तो सबसे पहले मैं आपको emotional वाले पार्ट पे बात करती हूँ. तो emotional का मतलब हो गया they get stressed very easily, है ना. एक frustration वाला पार्ट तो ऐसा हो गया है जैसे पानी की बॉटल की प्यास लगी और वो फ्रस्ट्रेशन आ गया, है ना. किसी ने कुछ बोला तो वो फ्रस्ट्रेशन आ गया. पहले जब हमारे इमोशंस की हम बात करते हैं, हमारे टीचर्स या फिर हमारे पेरेंट्स अगर हमें कुछ बोलते थे, तो वो हमारे लिए एक लर्निंग आउटकम होता था, राइट. आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द जनरेशन टू जनरेशन. दैट मीन्स जैसे अगर मैं मिलेनियल्स की हूँ, तो मिलेनियल्स वाले पार्ट में हम लोग उसको एक रिवॉर्ड और एक अवार्ड की तरीके से लेते थे. इससे हमारा डिसिप्लिन क्रिएट होता था हमारे इमोशंस में. लेकिन आज की अगर हम बात करते हैं द यंग लर्नर्स, तो अगर हम इमोशंस वाले पार्ट की बात करते हैं, तो दे टेक एवरीथिंग इन अ वेरी ईजी वे. ईजी वे में कैसे ले लेते हैं वो, अगर उनको आप डांटोगे, स्कोल्ड करोगे या फिर उनको आप कुछ भी कहोगे, जो भी वो करना चाहते हैं वहाँ आप रोका टोकी करोगे, तो दे गेट डिस्ट्रैक्टेड वेरी इजीली. अदरवाइज उनके पास में कंप्लेनिंग्स बहुत होती हैं, राइट. सो दे स्टार्ट कंप्लेनिंग, दे स्टार्ट क्रिएटिंग सिचुएशंस को थोड़ा सा मोल्ड करने की जगह वो उसमें और फंसते चले जाते हैं. तो इमोशनली अगर हम बात करते हैं, तो एट प्रेजेंट यंग लर्नर्स दे आर क्वाइट वीक, है ना. तो वीक होने के साथ साथ उनके बिहेवियरल वाले पार्ट पे भी काफ़ी इम्पैक्ट हो रहा है, क्योंकि इमोशंस और बिहेवियर दोनों का ही आपस में एक बड़ा कोरिलेशन है, राइट. तो अगर वो दोनों ही आपस में, कोई भी बच्चा अगर उसे लेके चल रहा है, तो उसकी जो मेंटल हेल्थ है उस पर तो अफेक्ट आना ही आना है. आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल. एक एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं दैट देयर इज़ अ गर्ल, और जैसे वो 12th क्लास में है और उसके सब्जेक्ट में मार्क्स कम आए, राइट. तो वो क्या करेगी, वो सेल्फ गेम शेम ब्लेम में चली जाएगी और बोलेगी कि ये मार्क्स मेरी वजह से मेरे कम आए हैं. तो वो उसको लेकर बैठी रहेगी रेदर देन टू वर्क अपॉन इट. तो इमोशंस वाले पार्ट पे आएगी तो फिर बताएगी कि मेरी मम्मा हैं, पापा हैं, एवरीबडी
हर कोई मुझे घर का एनवायरनमेंट अच्छा नहीं मिल रहा है, सब मुझे क्रिटिसाइज़ करते हैं, हो सकता है मेरे मार्क्स इसकी वजह से कम आए हों, या फिर मैं ही नहीं स्टडी करती हूँ। रेदर देन टू वर्क अपॉन दैट पर्टिकुलर सिचुएशंस, वो इमोशंस के जाल में और इमोशंस के ट्रैप में इस तरह से फंस जाते हैं कि उनके बिहेवियर पे इतना इम्पैक्ट आने लग जाता है कि वो काम करने की बजाय उसमें अंदर चले जाते हैं। सो अगर हम लर्निंग बिहेवियर की बात कर रहे हैं एट प्रेजेंट, सो इट्स क्वाइट टिपिकल टू डील विद द यंग लर्नर्स। बहुत डिफ़िकल्ट होता है उनके साथ में डील करना, बिकॉज चैट जीपीटी, सर्टेन काइंड ऑफ एआई टूल्स भी हैं। तो पहले जब हमारे पास में फॉर द काउंसलिंग एस्पेक्ट्स भी आते हैं तो बहुत सारी स्टडीज़ को करके आते हैं, राइट। तो चैट जीपीटी उनको बहुत कुछ बता देता है कि आपके साथ में ये है, तो दे आस्क, और सिंप्लीफाई अगर हम बात कर लेते हैं तो समटाइम्स दे आर्ग्यू ऑल्सो फॉर देयर इमोशंस एंड बिहेवियर। मैम, क्या आप एक ऐसी सक्सेस स्टोरी शेयर कर सकती हैं जहां आपकी काउंसलिंग ने स्टूडेंट्स या पेरेंट्स की लाइफ में कोई रियल डिफरेंस बनाया हो? बहुत सारी हैं। काउंसलिंग एक ऐसा इम्पैक्ट छोड़ती है जो धीरे धीरे डोज की तरीके से काम करती है। सो देयर आर मल्टीपल एग्जाम्पल्स, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, और एक एग्जाम्पल मैं शेयर करना चाहूँगी। आई रिमेंबर देयर वॉज अ गर्ल, और अभी तो वो शी हैज़ ऑलरेडी डन हर ग्रेजुएशन, अच्छे नंबरों से उसने पास आउट किया है। सो इन 10th क्लास व्हेन शी यूज्ड टू स्टडी, तो उसको उसके मार्क्स मैथ्स में कम आए थे, तो कम आने की वजह से उसको स्ट्रीम चूज़ करने के लिए आर्ट्स दे दिया था, राइट। सो पेरेंट्स दे केम इन द मंथ ऑफ जून और जुलाई, और जब उसका हमने डर्मेटोग्राफिक्स मल्टीपल इंटेलिजेंस टेस्ट किया और साथ में साइकोमेट्रिक असेसमेंट भी किया, तो हमने देखा उसका तो मैथमेटिक्स वाला पार्ट बहुत अच्छा है, ठीक है, उसका तो फिजिक्स भी अच्छा है, केमिस्ट्री भी अच्छा है, एंड शी कैन लिटरली डू विद दिस लॉजिकल कैलकुलेशन मैथमेटिक्स ऑल्सो। सो वी हैड गाइडेड हर कि पेरेंट्स को हमने गाइड किया कि आप इसे PCM दिलवाओ। तो पेरेंट्स ने बोला इट्स नॉट पॉसिबल फॉर द स्कूल बिकॉज ऑलरेडी 2 months निकल चुके हैं। वो आई थिंक जुलाई में आए थे, जुलाई और अगस्त के समथिंग, तो अप्रैल और जून और 1.5 months निकल चुका था। सो इन दिस सिचुएशन लाइक द पेरेंट्स टोल्ड कि नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाएगा। देन आई सेड टू देम कि मैं आपके साथ चलती हूँ स्कूल ना। तो आई वेंट विद दैट गर्ल टू द स्कूल एंड कन्विंस टू द मैनेजमेंट ऑन दिस कि इसका मैथमेटिक्स पार्ट अच्छा है। So principal ma'am was literally ready. She was appreciating that part कि आपने इस तरह से इसका कैलकुलेशन किया है और आपने ये पार्ट आपने बताया है, तो मैं आपको यही बोलूँगी कि आप इसको PCM वाले पार्ट पे किसी और स्कूल में एनरोलमेंट करा लो। So she had suggested us like this. So I suggested again to the parents कि आप ऐसा ही करो। तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स के मन में भी था कि क्या हम सही कर रहे हैं, क्या हम गलत, तो अभी फ़ीस भी डिपॉजिट कर दी है, फिर अनदर चीज़ों में जाएंगे। तो वी हैड डिज़ाइंड हर करियर लाइक दिस। तो उसको हमने PCM दिलाया और उसने अपना स्टडीज़ करना स्टार्ट किया। सो इन दैट PCM फर्स्ट ईयर जैसे वो 11th में थी और शी स्कोर्ड हाईएस्ट परसेंटेज। जिसने 60% 10th में स्कोर किया था और आज वो 11th में हाईएस्ट परसेंटेज उसने स्कोर किया। सेम 12th शी ऑल्सो स्कोर्ड द हाईएस्ट परसेंटेज। आज वो गेट में भी, उसने गेट अभी रिसेंटली क्लियर किया है एंड शी अगेन गॉट द गुड परसेंटेज विद दैट, राइट। सो मेरा कहने का मतलब यही है कि जब भी हम बच्चों की पर्सनालिटी के ऊपर बात करते हैं तो मार्क्स इज़ द सेकेंडरी थिंग, बट उनका इनर कोर, उनकी इनर पर्सनालिटी क्या है, दैट मैटर्स। तो वो हमारे पास इतने डिफरेंट काइंड ऑफ टूल्स है बाय विच वी कैन ईजिली आइडेंटिफाई द थिंग्स। इन दैट केस जब प्रिंसिपल मैम को ये पता चला कि इसकी 11th में इसने PCM ऑप्ट कर लिया है, शी कॉल्ड अस एंड वी हैड डन ऑलमोस्ट 700 समथिंग स्टूडेंट्स का काउंसलिंग हम लोगों ने वहाँ किया। दैट्स रियली अमेजिंग। मैम, बहुत से पेरेंट्स जो हैं वो DMIT टेस्ट के बारे में क्यूरियस होते हैं, तो क्या आप हमें बता सकती हैं कि ये टेस्ट क्या होता है और कैसे बच्चों के लर्निंग स्टाइल और पर्सनालिटी ट्रेट को समझने में हेल्प करता है? राइट, DMIT, डर्मेटोग्राफिक्स मल्टीपल इंटेलिजेंस टेस्ट, ये एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है
और इसको अगर हम काउंसलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना चाहते हैं तो इट्स अ ग्रेट टूल, क्योंकि ये इनबॉर्न पर्सनालिटी बताता है. दिस इज़ नॉट ओनली फॉर द चिल्ड्रन, दिस इज़ फॉर एनीवन. अगर कोई जॉब में है, किसी को अपनी कंपैटिबिलिटी, पेरेंटिंग बॉन्डिंग समझना है, तो दिस टूल कैन बी हेल्पफुल फॉर एनीवन, क्योंकि यहाँ पर हम इनबॉर्न पर्सनालिटी को आइडेंटिफाई कर रहे हैं. तो डर्मेटोग्लाइफिक्स मल्टीपल इंटेलिजेंस की हम बात कर रहे हैं, तो मल्टीपल इंटेलिजेंस इज़ अ डिफरेंट सब्जेक्ट एंड डर्मेटोग्लाइफिक्स इज़ अ डिफरेंट. दोनों को कॉम्बो में ही हम DMIT की बात कर लेते हैं. तो DMIT एक ऐसा टूल है जहाँ हम इनबॉर्न टैलेंट की बात कर रहे हैं. इन दिस वन द गिफ्टेड टैलेंट, राइट. जैसे हमारे साथ में बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, सचिन तेंदुलकर जी हैं, है ना, और रिनाउंड पर्सनैलिटीज़ बहुत हैं जिनका अगर आप फोटे देखते हैं तो देयर फोटे वॉज समथिंग एल्स. मतलब अगर उनका एक बैटिंग वाला फोटे था तो उन्होंने बहुत अच्छा किया. अगर वहीं वो सिंगर बनने जाते तो शायद वो अच्छा नहीं करते. सो माइट बी दैट इज़ बिकॉज क्योंकि उनका जो DMIT, उनका जो इनबॉर्न पर्सनैलिटी है वो इस तरह से है जिसमें उन्होंने अपने आप को रिफाइन किया. कितने सारे लोग हैं जिन्हें अपना फोटे ही नहीं पता होता, जिनको अपना टैलेंट ही नहीं पता, जिनको अपनी एक इनबॉर्न पर्सनैलिटी ही नहीं पता. सो अकॉर्डिंग टू द एक्सपीरियंसेस वो रन कर रहे हैं ना. लेकिन DMIT एक ऐसा टूल है जहाँ से हम पर्सनैलिटी को आइडेंटिफाई करके उनको एक राइट सजेशंस, राइट एडवाइसेस, राइट गाइडेंस दे सकते हैं, जिससे वो अपने उस पर्टिकुलर डेस्टिनेशन को जिसको वो अचीव करना चाहते हैं वहाँ उन्हें एक रास्ता मिल जाता है. DMIT में बहुत सारी चीज़ें होती हैं. इसमें करियर भी आता है, इसमें पर्सनालिटी, जैसे देयर आर 4 काइंड ऑफ पर्सनालिटी जिसकी हम बात कर लेते हैं. इसमें एक पर्सनालिटी होती है जिसे हम ईगल पर्सनालिटी बोलते हैं, है ना. एक पिकॉक पर्सनालिटी है, एक डव पर्सनालिटी है, एक कंप्लाइंट पर्सनालिटी है. तो इनको हम थोड़ा सा अगर बर्ड्स की कैटेगरीज में हम लोग इसको डिवाइड करते हैं तो ईगल इज़ अ डोमिनेटिंग पर्सनालिटी. तो आप ईगल बोल दो, डोमिनेटिंग पर्सनालिटी बोल दो, तो नाम से ही आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा. द पर्सन हु हैज़ कमांडिंग और ऑर्डरिंग और द अपॉर्चुनिस्ट. सो ईगल पर्सनालिटीज़ कहाँ जाएंगे, किस करियर में जाएंगे, उनका नेचर कैसा होगा, उनका एटीट्यूड कैसा होगा, उनका बिहेवियर कैसा होगा, वी कैन ईजिली आइडेंटिफाई. इवन आप जैसे अब तो हमें इतना पता चल ही गया है बिकॉज 15 साल का एक्सपीरियंस है और वी कैन ईजिली आइडेंटिफाई कि अगर कोई बात भी कर रहा है तो ये कौन सी पर्सनैलिटी है. देयर इज़ कॉल्ड इन्फ्लुएंस पर्सनैलिटी, जिसे हम लोग अपना पिकॉक की बात कर लेते हैं. सो व्हाट इज़ पिकॉक? पिकॉक लव्स टू डील विद द मास. पिकॉक को डांस करना, पिकॉक को एंथुजियाज्म उसके अंदर आपको हमेशा दिखेगा. वो बहुत ऑप्टिमिस्टिक होता है ना. पिकॉक इज़ अ काइंड ऑफ पर्सनैलिटी जिसको आर्ट, डांस, म्यूज़िक ये सब बहुत पसंद होता है. अगर आप ईगल की बात कर रहे हो तो वो फिज़िकल, मेंटल इस तरह के सिचुएशंस में ज़्यादा होता है ना. डव पर्सनैलिटी कैसे हैं? हमारे इंडिया में 65% पर्सनैलिटीज़ आपको डव मिलती हैं. नॉट इंडिया, पूरे वर्ल्ड में. तो 65% पर्सनैलिटीज़ कैसी होती हैं? जो लर्नर्स होते हैं, फॉलोअर्स होते हैं. तो डव आर लाइक दिस. डव्स आर द लर्नर्स, डव्स आर द इन्फ्लुएंसर्स, डव्स आर द फॉलोअर्स. जैसे मेरी फ्रेंड ने अगर कॉमर्स ली है तो मैं भी लूँगी अगर मैं डव हूँ तो. दैट इज़ कॉल्ड डव पर्सनैलिटी. डव इज़ लाइक अ डव एक तरीके से आप ऐसे समझ सकते हो कि एक मिट्टी की तरीके से आप उसको कैसे मोल्ड करना चाहते हो, दैट डिपेंड्स अपॉन द कोच या उसके मेंटोर के ऊपर डिपेंड है. तो डव 65% पर्सनैलिटीज़ हैं. तो अगर आप 65% पर्सनैलिटीज़ अगर आप डव देख रहे हो तो आपको नहीं लगता है कि मेंटल हेल्थ सिचुएशंस उनकी भी स्पॉइल होती होगी जब वो एक ऐसे एनवायरनमेंट में जा रहे हैं जहाँ पर उनको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट्स मिलते हैं. तो डव इज़ लाइक दिस. डव इन्फ्लुएंस बहुत जल्दी हो जाता है. पॉजिटिव में पॉजिटिव, नेगेटिव में नेगेटिव. एक कंप्लाइंट पर्सनैलिटी होती है. आई लव कंप्लाइंट पर्सनैलिटीज़ क्योंकि कंप्लाइंट पर्सनैलिटीज़ को हम उल्लू की कैटेगरी बोलते हैं, राइट. लाइक द आउल पर्सनैलिटी. सो दे आर क्वाइट मेथोडिकल होते हैं, लॉजिकल होते हैं, कैलकुलेटिव होते हैं. इनके अंदर पॉलिटिकल गट्स बचपन से ही होते हैं, राइट. तो अगर उनके अंदर वो पॉलिटिकल पार्ट बचपन से ही है और एक मैनिपुलेशन वाला पार्ट, दे आर द स्टार पीपल.
सो कंप्लाइंट्स आर यूजुअली द स्टार पीपल, उनको एक स्टार कैटेगरीज में डिफाइन किया जाता है। उनको हर चीज़ बहुत बड़े लेवल पर चाहिए होती है, राइट? सो दे ऑलवेज सी द बिग पिक्चर, द कंप्लाइंट वन। और वो सोते हुए भी चारों तरफ उनकी आंखें रहती हैं। जब तक वो किसी डीप टॉपिक तक नहीं चले जाते, वो रिसर्च में नहीं चले जाते, वो उस पर्टिकुलर चीज़ को आइडेंटिफाई नहीं करते, तब तक वो जागते रहते हैं, राइट? तो ब्लिंकिंग मतलब अगर आंखें भी बंद है, जैसे उल्लू की कैटेगरी होती है, तो वो चारों तरफ देख रहा है कि मेरे क्या हो रहा है। Owls are like this. यस मैम। मैम, DMIT टेस्ट करियर और एजुकेशनल चॉइसेस गाइड करने में कितना रिलायबल है? राइट, रिलायबिलिटी की मैं बात कर लेती हूँ। तो जैसे हम लोग DMIT की बात कर रहे हैं, इट्स इनबॉर्न, है ना? इनबॉर्न पर्सनालिटी को अगर हम डिफाइन कर रहे हैं तो दैट डिपेंड्स अपॉन द रिलायबिलिटी। उसकी आपकी 95 to 98% हो सकती है, प्रोवाइडेड दैट उसकी काउंसलिंग कौन कर रहा है। अगर आप इंटरप्रिटेशन पे जा रहे हैं, सिर्फ आपने रिपोर्ट उठाई और उसको सिर्फ किसी भी पर्सन को विदाउट उसकी प्रीवियस जर्नी को जानते हुए, जो तो अब तक उसने एक्वायर किया हुआ है, जो उसने लर्निंग किया हुआ है, और आप सिर्फ बताए ही जा रहे हैं, देन इट इज़ नॉट रिलायबल। बट अगर आपने उसका एक प्रॉपर केस हिस्ट्री पहले से ले रखी है, दैट इज़ एक्वायर, आपने उसकी केस हिस्ट्री पहले ले रखी है, देन यू आर डूइंग दैट DMIT टेस्ट, और आप उसकी काउंसलिंग वाले पार्ट पे जा रहे हो, तो देन इट गिव्स 98% रिजल्ट। जैसे एग्जाम्पल में, अगर आप 11th क्लास में हैं, तो डेफिनेटली अगर मैं आपकी DMIT अगर करती हूँ, तो आपके उस 11th क्लास से पहले जर्नी को भी तो समझना होगा। मैं उस पर्टिकुलर DMIT रिपोर्ट की वजह से मैं आपकी काउंसलिंग करूँगी, और व्हाट अबाउट द प्रीवियस जर्नी विच यू हैव लर्नड, एक्वायर्ड, राइट? मैं बोलूँगी आपका तो कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा होना चाहिए, आपका तो लैंग्वेज में आपको जर्मन, फ्रेंच, नंबर ऑफ द लैंग्वेजेस आनी चाहिए अकॉर्डिंग टू द DMIT, क्योंकि आपका लैंग्वेज अच्छा है। आप बोलेंगे मेरे पास तो एटमॉस्फेयर नहीं है, मैंने तो लर्न ही नहीं किया है, या मेरी तो कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है, देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स। तो यहाँ मैटर करता है कि आप जब DMIT की बात कर रहे हैं, तो DMIT इज़ अ इनबॉर्न सब्जेक्ट, है ना? इनबॉर्न टैलेंट बता रहे हैं। यहाँ आप DMIT और उसके एक्वायर के लिए आप केस हिस्ट्रीज लेते हैं, ठीक है? तो सृष्टि, यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड कि वो इस तरह से पैटर्न आता है। जैसे योर लैंग्वेज स्किल्स, योर कम्युनिकेशन स्किल्स आर वेरी गुड, दैट वी कैन आइडेंटिफाई, माइट बी दैट इज बिकॉज ऑफ द लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस इज वेरी हाई, दिस इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ DMIT। तो अभी आप ये भी आपका क्वेश्चन दिमाग में चलता होगा कि अगर मेरा लिंग्विस्टिक अच्छा है तो मैं इससे कौन से करियर अप्रोचेस कर सकती हूँ, ठीक है? तो लिंग्विस्टिक होने की वजह से क्या मैं बीटेक में जाऊँ, AI ऑप्ट करूँ, या AI और बीटेक वाला पार्ट तो लिंग्विस्टिक से कहीं भी कनेक्ट नहीं हो रहा है, तो क्या मुझे कोई कम्युनिकेटर या फिर मुझे ट्रेनर बनना चाहिए, या मुझे साइकोलॉजिस्ट बनना चाहिए, क्योंकि साइकोलॉजिस्ट तो पूरे दिन बोलते हैं, राइट? तो देयर आर डिफरेंट थिंग्स। तो यहाँ से ये मल्टीप्लाई वही कर सकता है हु हैज़ अ प्रॉपर ट्रेनिंग एंड नॉलेज अबाउट द DMIT। तो रिलायबिलिटी हम DMIT की तभी देख पाते हैं जब उसकी काउंसलिंग कोई बहुत अच्छे से कर रहा हो, rather than to do the interpretation। ओके मैम। मैम, पेरेंट्स अपने बच्चों की ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए DMIT रिजल्ट्स कैसे यूज़ कर सकते हैं बिना कोई प्रेशर क्रिएट किए? ओके, पेरेंट्स को जब DMIT के बारे में पता चलता है, तो DMIT रिपोर्ट के साथ साथ उनको उनका एक पूरा शीट भी मिलता है, दैट इज़ अ गोल सेटिंग शीट ना। उस गोल सेटिंग को अगर वो काउंसलर की हेल्प से स्टेप बाय स्टेप उस जर्नी को अगर स्टार्ट करते हैं और उसको फॉलो करते जाते हैं, तो उनको रिजल्ट मिलना इजीली स्टार्ट हो जाता है। अगेन दैट डिपेंड्स अपॉन द एज। जैसे अगर किसी का 3 इयर्स में वो स्टार्ट हो रहा है, तो पेरेंट्स को कंट्रोल और मोल्ड करना बच्चे को ईजी हो जाएगा, तो विदाउट प्रेशर उसको मोल्ड कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं। लेकिन यही अगर 18 इयर्स या 19 इयर्स में ये आ रहा है, जहाँ ऑलरेडी बच्चे के इमोशनल चेंजेस, स्टेबिलिटी और देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स, अगर वो है, तो फिर वहाँ जो पेरेंटिंग होगी, वो एक पेरेंट्स को पहले समझाई जाती है कि दिस इज़ यू हैव टू लर्न अबाउट दिस टीनेजर या एडोलेसेंट की आपको एक पेरेंटिंग लर्न करनी होती है, उसके अकॉर्डिंग वो गोल सेटिंग होकर फिर आप DMIT टूल को यूज़ कर सकते हैं, देन इट कैन बी हेल्पफुल। मैम, पेरेंट्स को कॉन्फिडेंट और इमोशनली हेल्दी बच्चे रेस करने के लिए आपके टॉप 3 टिप्स क्या हैं? फर्स्ट,
अगर हम बात करते हैं, द फर्स्ट स्टेप इज पेरेंट्स कैन अंडरस्टैंड और लाइक दे कैन बी साइको एजुकेटेड, मतलब एक साइको एजुकेशन ले सकते हैं टू डील विद द पर्टिकुलर जनरेशन. फॉर एन एग्जाम्पल, this is the first point which I have talked about, the psychoeducation. Continuous training is the part of the psychoeducation, जो हमारा first point में ही आता है. The second point, they can do or they can take the help of this DMIT testing also, because every child is unique, right? And third thing, to meet with the counselors, to meet with the psychologist. ओके मैम. मैम, पेरेंट्स कैसे रिकॉग्नाइज कर सकते हैं अगर बच्चे में लर्निंग या बिहेवियरल चैलेंजेस हों? Easily. Nowadays, like two books I have written, Parenting Made Simple and the childhood, trauma therapies, childhood disorder and therapies. This is another book. But we ABCD had developed more than 80 courses that is related to the learning disabilities, psychology, child, adolescent, and there are many subjects with the psychology. So parents के पास में आजकल बहुत अच्छे अच्छे एडवांटेजेस हैं. मैं पेरेंट्स को सजेस्ट नहीं करूँगी कि आप रील्स देखिए और रील्स की तरफ से आप उसमें जाइए, और क्योंकि हर बच्चे की एक अलग पर्सनैलिटी है, वहाँ पेरेंट्स कंफ्यूज भी हो सकते हैं, राइट. एक पूरा 0 से लेकर 36 मंथ्स तक का ना चार्ट होता है, और 0 से लेकर 36 मंथ्स में पेरेंट्स इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट, लैंग्वेज डेवलपमेंट, और उसकी लर्निंग डिसेबिलिटीज़ और उसका इंटेलिजेंस, दैट मीन्स टू से IQ पार्ट ऑल्सो. सो पेरेंट्स के पास अगर ये प्रॉपर एक तरीके से चार्ट होता है, देन दे कैन आइडेंटिफाई देमसेल्फ, वो खुद से भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं. लेकिन अगर कोई बच्चा, जैसे आजकल हम स्पीच में बहुत डिले देख रहे हैं या फिर कॉग्निशन इश्यूज देख रहे हैं, इन केस अगर सर्टेन काइंड ऑफ इश्यूज होते हैं तो पेरेंट्स अगेन कैन टेक द हेल्प फ्रॉम द प्रोफेशनल्स इन दैट वे, राइट. लेकिन आजकल पेरेंट्स काफ़ी अवेयर हैं, वो जाते हैं, डिस्कस करते हैं, दे इवन टेक द हेल्प ऑल्सो फ्रॉम द प्रोफेशनल्स. बट समहाउ फॉर द साइको एजुकेशन पार्ट दे कैन रीड बुक्स ऑल्सो, दे कैन अंडरस्टैंड कि कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, दे कैन गो टू द काउंसलर्स. ओके मैम. मैम, पेरेंट्स चाइल्ड कम्युनिकेशन कितनी इम्पोर्टेंट है बच्चे के पर्सनालिटी और एकेडमिक सक्सेस के लिए? बहुत इम्पॉर्टेंट है. इट्स अ वेरी इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट. एक हम लोगों ने ग्राफ बनाते हैं हम जब पेरेंटिंग देते हैं, और पेरेंटिंग के साथ में ग्राफ बनाने का मतलब क्या होता है, आप मुझे बताइए कि जो बच्चा स्कूल जाता है तो उसकी एज क्या होगी? 3 और 4 years. हाँ, आजकल 3 अकॉर्डिंग टू द रूल्स ना. तो अगर हम 3 में जा रहे हैं और वो रॉ मटेरियल की तरीके से जा रहे हैं, राइट, और वो रॉ मटेरियल से अगर फिनिश्ड गुड बन रहा है तो उसका कितना गैप है. मतलब एक 3 साल का बच्चा स्कूल जाना स्टार्ट किया और ऑलमोस्ट 22 और 23 तक वो अपना कॉलेज तक स्टडीज़ करता है, राइट. तो एक फिनिश गुड उसको बनने में ही ऑलमोस्ट इतना पीरियड आ रहा है, ठीक है. यहाँ पेरेंट्स को देखना होता है कि जो कम्युनिकेशन वाला पार्ट है, दे हैव टू कम्युनिकेट देयर चिल्ड्रन पार्ट ना, मतलब वो अपने बच्चों से उनको कम्युनिकेशन होना ही चाहिए. जैसे इवनिंग में अगर हम छोटे बच्चों की भी बात कर रहे हैं कि मेरा बच्चा छोटा है, इससे क्या कम्युनिकेट करूँ, इससे क्या बात करूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए. 3 years 2 years के बच्चे के साथ में भी कम्युनिकेशन, और 1 year तक के बच्चे के साथ में भी प्रॉपर कम्युनिकेशन होना चाहिए, क्योंकि वो अपनी लैंग्वेज में सब कुछ डिफाइन कर देता है, ठीक है. 8 साल 9 साल तक पेरेंट्स बोलते हैं कि हमने पढ़ाया, हमने इसको, मैं ही पढ़ाती थी, मैं ही डिफ़ाइन करती थी. उसके बाद पेरेंट्स ने देखा कि बच्चा मॉर्निंग में स्कूल जाता है, फिर ट्यूशन चला जाता है, फिर आता है, फिर अपना खाता है, पीता है और सो जाता है. लेकिन इट इज़ नॉट लाइक दैट. जब हम कम्युनिकेशन की बात करते हैं, इट्स अ क्वाइट अमेजिंग पार्ट टू अंडरस्टैंड चिल्ड्रन, है ना. तो वहाँ कम्युनिकेशन के साथ साथ पेरेंट्स ऑल्सो हैज़ टू गिव द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ टू दैट. तो कम्युनिकेशन वो बोलते हैं कि हम किस टॉपिक पे डिस्कस करें, तो यू कैन डिस्ट्रीब्यूट द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ टू द चिल्ड्रन, सो एटलीस्ट यू ऑल्सो हैव अ पर्टिकुलर रीज़न टू टॉक विद दैम. मैम, पेरेंट्स डिसिप्लिन और इंकरेजमेंट का बैलेंस कैसे मेंटेन कर सकते हैं? राइट, दिस इज़ एक साइकोलॉजिकल क्वेश्चन है ये.
जब हम डिसिप्लिन की बात करते हैं, और डिसिप्लिन का मतलब है कि यहाँ आप उनको पनिश नहीं करोगे, है ना। मैंने बहुत सारे पेरेंट्स में देखा है कि बोलते हैं कि अगर आप मार्क्स अच्छे लेकर आ जाओगे तो मैं आपको ये पर्टिकुलर टॉय या फिर पर्टिकुलर चीज़ दिलाऊंगी। वो सोचते हैं दिस इज़ अ डिसिप्लिन, अब मेरा बच्चा शांत हो गया है, पढ़ रहा है और सब कुछ ओके है, राइट। इट इज़ नॉट लाइक दैट। उसमें जो पेरेंट्स हैं वो डिसिप्लिन के लिए कभी भी आप उनकी जो डिमांड होते हैं कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को लेकर, वो आप कभी फुलफिल मत करिए, है ना। डिसिप्लिन का मतलब है कि आप उसे एक पर्टिकुलर रिवॉर्ड दे सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा आजकल स्कूल में ना छोटे बच्चों को एक इमोजीज बनाई जाती है, तो ये इमोजीज क्या है, एक रिवॉर्ड की तरीके से काम कर रही है। तो टीचर्स ने बोला अगर आप ये पर्टिकुलर काम कर लोगे तो मैं आपको एक इमोजी दूंगी। इमोजी का बेनिफिट ये है कि बच्चा यहाँ से इमोशनल पार्ट को बिल्ड कर रहा है, स्माइल करना सीख रहा है ना। जैसे मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं एग्जांपल देना चाहूँगी। जैसे डॉक्टर मृणालिनी मैम ने, मेरी डॉटर प्रोमिनेंस में ही स्टडी करती है, तो उन्होंने मेरी डॉटर को 3 सेंटेंसेस बहुत अच्छे से सिखाए। दैट आई एम गुड, आई एम पावरफुल एंड आई एम टॉप ऑफ द वर्ल्ड। सो 3 सेंटेंसेस शी हैज़ लर्न। सो वहाँ पर उसके लिए वो एक डिसिप्लिन मेंटेन हो गया कि ममा मुझे स्टडीज़ करनी है, ऑल्दो शी इज़ 4 years, कि मुझे स्टडीज़ करनी है, मैं अपने आप से स्टडी करूँगी क्योंकि मुझे प्रिंसिपल मैम ने बोला है। और मैंने कहा आपको क्यों स्टडी करनी है, आप तो करते ही नहीं थे, आप तो मम्मा की हेल्प लेते थे। नहीं मम्मा, मैं अपने आप से स्टडीज़ करूँगी क्योंकि प्रिंसिपल मैम ने मुझे बताया है आई एम गुड, आई एम पावरफुल एंड आई एम टॉप ऑफ द वर्ल्ड। सो दैट द सेंटेंसेस वो उसके सबकॉन्शियस ब्रेन में हमेशा रहेंगे और एक उसके लिए डिसिप्लिन का एक रीज़न हो गया। सेव जब पेरेंट्स अपने बच्चों को डील करते हैं, हैंडल करते हैं, तो उनको डिसिप्लिन का मतलब किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को देने से नहीं, उसके पीछे एक प्रॉपर उनका एक एनकरेजमेंट होना चाहिए जिससे वो बच्चे को एक मोटिवेट भी कर पाए और उसको इंस्पिरेशन भी दे पाए, राइट। जैसे अगर आप 7th या 8th क्लास के बच्चों की बात कर रहे हैं, मैं टीनेज की भी बात कर रही हूँ, क्योंकि टीनेज के हार्मोनल जो चेंजेस होते हैं वो डिफरेंट हो जाते हैं। एडोलेसेंस की बात कर रहे हो तो उनका डिफरेंट तरीके से एक हैंडलिंग हो जाता है। एडल्ट की बात कर रहे हो तो उनके लिए एक अलग तरीके से डिसिप्लिन क्रिएट करना हो जाता है, राइट। जैसे अगर हम एक 7th 8th क्लास के बच्चे की बात कर रहे हैं, आप उसके साथ कैसे डिसिप्लिन मेंटेन करेंगे, तो पेरेंट्स को डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए उनके स्केड्यूल को देखना होता है कि देख ये उनका प्रॉपर स्केड्यूल है। उसमें पर्टिकुलरली अगर आप सिर्फ ट्यूशन क्लासेस रख रहे हैं, दैट शुड नॉट बी देयर। उस पीरियड में 7th 8th क्लास के बच्चे को गेम्स खेलना और आउटडोर गेम्स वाले पार्ट में इंगेज करना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है ना। तो उस पार्ट में उसके उस इमोशंस, मतलब अगर हम थोड़े से हार्मोन्स की भी बात करते हैं, देयर इज कॉल्ड एड्रेनलिन, डोपामिन, ऑक्सीटोसिन, फिनाइलथाइलेमाइन। तो इस एज में जब हम बात कर रहे हैं बच्चों के अंदर, तो ये हार्मोन्स एक पीक लेवल पे डेवलप कर रहे होते हैं क्योंकि एक पुबर्टी लेवल स्टार्ट हो रहा है ना। तो इस पार्ट में जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को डिफरेंट टाइप ऑफ हार्मोन्स के अकॉर्डिंग उनकी एक्टिविटीज़ को सेग्रीगेट कर सकते हैं। मतलब उसमें आउटडोर और इंडोर गेम्स रखना दैट मैंडेटरी, जिसमें बच्चा भी खुश है, वो भी डिसिप्लिन करना लर्न करना सीख रहा है और साथ में पेरेंट्स भी खुश हैं। या सेकेंड टिप हम ऐसे भी ले सकते हैं, मैं एक रिसेंटली वर्कशॉप मैंने दी थी एंड ऑलमोस्ट वहाँ पर 9th to 12th क्लास की ही गर्ल्स थी। सो मैंने उनसे पूछा कि आप घर का काम करते हो, मतलब आप क्या बनना चाहते हो। तो उनका सबका क्वेश्चन था कि मुझे इंडिपेंडेंट बनना है। मैंने कहा इंडिपेंडेंट का मतलब क्या, झाड़ू पोछा घर का काम करना है एंड ऑल। व्हाट आर यू स्पीकिंग मैम, इंडिपेंडेंट का मतलब होता है ऑफिस जाना, वर्क करना और हमारे लिए कोई काम करे। कहा व्हाट इज़ दिस। मैंने कहा हमें देखो, लाइक अगर आप मेरा एग्जाम्पल ले रहे हो तो आज भी हमारे पेरेंट्स ने हमारे अंदर वो डिसिप्लिन मेंटेन किया हुआ है कि अगर आप स्कूल जाओगे उससे पहले आप सारे घर की सफाई करके जाओगे। तो अगर आज हमारे पास अगर मेड भी है तो हम पहले अपने घर की पूरी सफाई करते हैं। तो ये जो बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है फॉर द क्रिएटिंग डिसिप्लिन, ये पेरेंट्स को बच्चों में बिल्ड कर लेनी चाहिए। खुद के सारे घर पे अगर हो, आप बर्तन अपने खुद के रख के आओ, छोटे छोटे घर के काम करो,
झाड़ू करो, पोछा करो, है ना। जैसे मैं अपनी डॉटर से बहुत सारे मैंने उसको काम दे रखे हैं, वो करती है। मैंने उसको कभी अपने हाथों से नहीं खाना खिलाया, वो खुद से खाती है। अपना टिफ़िन भी वो सब कुछ अपना खुद से फिनिश करती है। तो ऐसा नहीं है कि वो अगर खाना खाएगी तो वहीं प्लेट रख देगी। दैट इज़ डिसिप्लिन। ये डिसिप्लिन की डेफिनेशन है। लेकिन आजकल मैं पेरेंट्स को देखती हूँ कि 8-8, 9-9 साल तक वो हाथों से बच्चों को खाना खिलाते हैं। तो कहीं ना कहीं वो डिसिप्लिन आप ही ब्रेक कर रहे हैं, क्योंकि आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं दे रहे हैं। तो डिसिप्लिन इक्वल्स टू रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो आपको डिस्ट्रीब्यूट करनी होगी। ओके मैम। मैम, कॉमन मिस्टेक्स जो पेरेंट्स अननोइंगली करते हैं और उन्हें कैसे अवॉइड किया जा सकता है? अगेन दिस इज अ बिग टॉपिक, ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। इस पर मैं आराम से अच्छी खासी प्रेजेंटेशन दे सकती हूँ। बिकॉज कॉमन मिस्टेक्स जो पेरेंट्स करते हैं, वो सबसे बड़ी बात यही है कि उनको ये समझ नहीं आता कि प्यार और पनिशमेंट और डिसिप्लिन, जैसे आपने बोला, उसमें क्या डिफरेंसेस हैं, है ना। आजकल अभी मैं फिर से एग्जांपल दूंगी, क्योंकि हमारी ट्रेनिंग्स और वर्कशॉप्स डेली होते रहते हैं। मैं अभी एक स्कूल में गई थी और वहाँ जब मैं पेरेंट्स के साथ डिस्कस कर रही थी, तो बच्चों का जो एज ग्रुप था वो 3 to 6 ईयर्स था। 3 to 6। उसमें हर पेरेंट अपने बच्चों को लेकर ऐसे बैठा हुआ था और वो सिर्फ उनका यही कहना था कि ये बच्चे हैं, ये हमें किसी भी तरीके से काम नहीं करने देते हैं। अगर मैं घर पर हूँ तो फिर मैं पूरा देखूंगी, अगर इसके पापा घर पर हैं तो पापा देखेंगे। अगर इन्हें कोई पर्टिकुलर चीज़ चाहिए होती है तो ये इतने लेवल ऑफ द टेंट्रम्स में पहुंच जाते हैं कि हमें वो चीज़ें दिलवानी ही पड़ती हैं। ठीक है, तो देयर इज़ अ कॉल्ड वर्ड, हम जब बिहेवियर की बात कर रहे हैं ना, तो बिहेवियर में जो पेरेंट्स हैं वो खुद ही एक बच्चों की जो डिमांड होती है उनको हर तरीके से अंधाधुंध पूरी करते हैं, क्योंकि उनको लगता है मेरा एक बच्चा है या 2 बच्चे हैं, या मैंने अपनी विश पूरी नहीं की तो मैं अपने बच्चे को करा सकता हूँ। ठीक है, पहली पार्ट। सेकेंड पार्ट, कहीं ना कहीं एक घर के एनवायरनमेंट को पॉजिटिव रखना, है ना। आप मोबाइल देख रहे हैं, बच्चे को मना कर रहे हैं। बच्चा मतलब कोई भी, तो बच्चा कर एक 4 साल 6 साल का बच्चा भी आपको आकर पूछेगा कि मम्मा आप क्यों देख रही हैं मोबाइल, है ना, और आप मुझे मना कर रही हैं। तो दैट इज़ ऑल्सो द पार्ट। जब टेक्नोलॉजी की बात आती है तो फैमिली टाइम आपको डिसाइड करना होगा। जैसे टीवी देखते वक्त कोई मोबाइल नहीं यूज़ करेगा, टेक्नोलॉजी नहीं यूज़ करेगा। आप जब बात कर रहे हैं, पूरी फैमिली आप साथ में बैठे हुए हैं, तब आप कम्युनिकेट करेंगे, तब आप मोबाइल यूज़ नहीं करेंगे। इस तरीके के जो छोटे छोटे स्टेप्स होते हैं, पेरेंट्स कैन टेक टू डील विद द चिल्ड्रन, राइट। तो टेक्नोलॉजी आज की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम रेज कर रही है, चाहे वो आप कहीं का भी एग्जाम्पल ले लो। तो पेरेंट्स को मैं यही बोलना चाहूँगी कि टेक्नोलॉजी के साथ में जो भी आप काम कर रहे हो और आप बच्चों को बोल रहे हैं टू डील विद इट, नहीं, आपको भी वो काम स्टॉप करना होगा टू हैंडल विद द किड्स। तो जब आप अपने बच्चों को उस पार्ट के लिए एक्सप्लेनेशन में डाल रहे हैं, तो वहाँ से आप खुद को भी लेकर वो चीज़ों को स्टॉप आप करना सीखिए। एग्जाम्पल, मैं जैसे एक एग्जाम्पल देना चाहती हूँ। जब हम 8th क्लास से अबव के बच्चों की बात कर रहे हैं, 8 से अबव, तो वहाँ पर आजकल एक जेंडर अट्रैक्शन होना एक बहुत कॉमन सब्जेक्ट हो गया है। तो एक जेंडर अट्रैक्शन की बात कर रहे हैं क्योंकि वहाँ इसको एक टैबू बनाया गया है, एक स्टिग्मा बनाया हुआ है। यहाँ पेरेंट्स अगर अपने बच्चों को ग्रेजुअली उनके साथ कम्युनिकेट करें और उनको ट्रेनिंग दें और उनको एक इस हार्मोनल वाले पार्ट को वी कैन नॉट स्टॉप, दिस इज अ डोपामिन, एक जहाँ एक खुशी मिल रही है, एक रिलैक्सेशन हो रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं हम अपने बच्चों को वहाँ पर ट्रेन या फिर हम उनको बता सकते हैं, समझा सकते हैं, उनको ट्रेनिंग दे सकते हैं कि आपको अभी कहाँ अपने सिर्फ करियर पे फोकस करना है और करियर के अलावा आप अपनी चीज़ों में कैसे दूसरी चीज़ों में जाएंगे, अपने फ्रेंड सर्कल्स में या फिर अदर पार्ट में आप जो देख रही हैं, रेदर देन टू इन्वॉल्व इन दैट आप अपनी स्टडी पे ज़्यादा फोकस कर सकते हैं। क्योंकि बच्चे क्या है ना, अगर घर का एनवायरनमेंट एक पॉजिटिव तरीके से बना हुआ है तो दे लिसन ऑल्सो टू द पेरेंट्स। बट अगर ऐसा एनवायरनमेंट है ही नहीं कि जहाँ पर पेरेंट्स सिर्फ अपनी चीज़ों को ही बता रहे हैं, दे आर नॉट इवन फुलफिलिंग द थिंग्स ना, तो वो वाला पार्ट भी हो जाता है। जैसे बहुत सारे केसेस हमारे पास में आते हैं, तो हम पेरेंट्स को एक पूरा
30 डेज़ का एक चार्ट बना के देते हैं कि आपको ये फॉलो करना है। तो 2-3 डेज़ तक तो वो बहुत एक्साइटमेंट में उसको फॉलो करते हैं, बट 4th डे में उनका सेम स्केड्यूल चालू हो जाता है। वो कहते हैं कि मेरे को ना इसका रोना देखा नहीं गया, और मैं तो मार्केट में गई और ये लेट गया था रोड उस पे, मैंने तो उसको टॉय दिलवा दिया, मैम नेक्स्ट टाइम से नहीं करूँगी। तो बच्चे ने क्या सीखा कि ये बहुत अच्छा गेम है, लेट जाओ, जिद कर लो और मुझे चीज़ें मिल जाएंगी, राइट। सो सारा सब कुछ जो बच्चा सीख रहा है वो अपने फर्स्ट स्टेप जो पेरेंट्स के साथ में वो सीख रहा है, तो पेरेंट्स दे हैव टू वर्क अपॉन दिस फर्स्ट। ओके मैम। मैम, आप बच्चों और एडल्ट्स की डिसीजन मेकिंग और मोटिवेशनल स्किल्स डेवलप करने में कैसे हेल्प करती हैं? अगर हम लोग डिसीजन मेकिंग की बात कर लेते हैं तो पेरेंट्स को या बच्चों की हम बात कर रहे हैं तो समहाउ हम उनको यही बताते हैं, देयर इज़ अ वर्ड कॉल्ड सेल्फ अवेयरनेस, है ना, जो लाइफ स्किल्स का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो लाइफ स्किल्स में भी हम 10 टॉपिक्स कवर करते हैं, राइट, जिसमें हमारा सेल्फ अवेयरनेस हो गया, एम्पैथी हो गया है, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन हो गया है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, इंटरपर्सनल स्किल्स हैं, राइट। सो देयर आर 10 स्किल्स, कॉपिंग मैकेनिज्म है। सो ऑलमोस्ट हम जब 10 स्किल्स की बात करते हैं तो उसमें सबसे प्रायोरिटी पे हम बात कर लेते हैं सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस में देयर इज़ अ वेरी बिग टॉपिक, सेल्फ अवेयरनेस, जिसमें बच्चा अपनी स्वॉट को एनालिसिस कर सकता है, स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स। तो इंटरनली जब हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं, उसको हेल्प करना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले हम उसकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस की बात कर रहे हैं, दैट इज़ इंटरनली। और ये एक ऐसा टॉपिक है जैसे हमने किसी बच्चे को बोला कि आप खड़े हो जाओ और अपने बारे में बताओ, तो वो एक रटा इंट्रोडक्शन लेकर आएगा कहीं से और बोलना स्टार्ट करेगा जो उसने बचपन से पढ़ा हुआ है। हम कहेंगे अच्छा अपनी स्ट्रेंथ बताओ, तो स्ट्रेंथ में उसके पास 2-3 स्ट्रेंथ होती हैं। लाइक नाउ वी विल टेल हिम कि आप अपनी 10th स्ट्रेंथ बताओ, तो वो गायब हो जाता है। तो उस इनर जो उसका कोर ऑफ कॉम्पिटेंसी, इसका मतलब जो उसकी इनर स्ट्रेंथ है, उसको आइडेंटिफाई करने में हम उसको हेल्प करते हैं, उसकी वीकनेसेस में हम उसको हेल्प करते हैं, एडल्ट्स में भी हम उनको हेल्प करते हैं, एडोलेसेंट वाले पार्ट में भी हम हेल्प करते हैं, जैसे कोई जॉब सीकिंग है, जॉब फाइंडिंग वाले पार्ट पे है, कोई स्ट्रेस में है, एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, तो ये हमारे लिए सॉट इज़ अ वन काइंड ऑफ टूल। और इस सॉट के साथ साथ हम स्मार्ट में भी कन्वर्ट कर लेते हैं। तो व्हाट इज़ स्मार्ट? स्मार्ट इज़ कॉल्ड एस फॉर स्पेसिफिक, फिर हम उसको मेज़र करते हैं। तो स्मार्ट तरीके से हम उसके एक एश्योरेंस वाले पार्ट में चले जाते हैं, फिर हम अडेप्टेबिलिटी में बात करते हैं, एक रियलिस्टिक गोल की बात करते हैं। तो इस तरह के हमारे एक फार्मूलाज हैं। सो साइकोलॉजिकली हम उसको उस फार्मूला में फिट करके वी गिव देम द प्रॉपर सोल्यूशन। ओके मैम। मैम, पर्सनालिटी डेवलपमेंट ट्रेनिंग में आपका क्या अप्रोच है? ओके, पर्सनालिटी डेवलपमेंट पार्ट अगेन दिस इज़ माय फेवरेट टॉपिक, क्योंकि मैं 2011 से इसमें काम कर रही हूँ। और अभी हमने इस पर्सनालिटी डेवलपमेंट पार्ट को ही वी हैड सेग्रीगेटेड इनटू द 2 स्टेप्स, वन इज़ पर्सनालिटी डेवलपमेंट, अनदर इज़ प्रोफेशनल डेवलपमेंट। अगर हम नॉर्मल तरीके से बात करते हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट में, तो आप भी देखते हो कि समहाउ लोगों का जो कम्युनिकेशन स्किल्स की हम बात कर रहे हैं, द वे ऑफ प्रेजेंटेशन, कॉन्फिडेंस की हम बात कर रहे हैं, और कहीं पर भी जाना और लोगों से बात करने वाला पार्ट भी हम लोग एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। तो वाई डिड आई चूज़ दिस टॉपिक और वाई एम आई कंटिन्यूइंग राइट नाउ? बिकॉज पहले तो एक तरीके से टीचिंग की तरीके से हम इस मॉड्यूल को समझते थे, लेकिन अगर हम आज की बात कर लेते हैं तो जितना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसेस बढ़ रहा है ना, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसेस हमारे स्पेस, हमारे माइंड में एक इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन डेवलप कर रहा है। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन है लेकिन डिलेड नहीं है। जैसे अगर मुझे आज पर्टिकुलर चीज़ चाहिए तो चाहिए, जैसे मुझे अगर कुछ ऑर्डर करना है तो ब्लिंकिट मेरे पास ऑप्शन है, मैंने 10 मिनट मैंने ऑप्शन क्लिक किया और मेरे पास आ गया, है ना। तो मैं वेट नहीं कर सकती। अगर वो 7 मिनट दिखा रहा हो, 7 में 8 मिनट भी हो गया, तो मैं उसको तुरंत कॉल करके बोलूँगी कि आप कहाँ हो, और नहीं होगा तो वो कहीं ना कहीं एक स्ट्रेस मेरे अंदर आता जाएगा, है ना। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अगर हमारे अंदर इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन डेवलप कर रहा है, तो हम उसके ऑप्शंस में स्ट्रेटेजिकली क्या क्या काम कर सकते हैं। तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट एक ऐसा वे है
जहाँ पर हम डिलेड ग्रेटिफिकेशन लोगों के अंदर डेवलप कर सकते हैं, नॉट ओनली चिल्ड्रन, विद एनीवन, राइट। जैसे एक एग्जांपल मैं आपके साथ शेयर करना चाह रही हूँ। देयर वाज अ पर्सन हु केम फॉर द पर्सनालिटी डेवलपमेंट। सो अप्रॉक्सीमेटली जो उसकी एज है वो 40 to 42 है। सो व्हाई डिड ही कम फॉर दैट पर्पस? बिकॉज राइट नाउ जब बच्चों को वो डील कर रहे हैं, बिकॉज जो उनके बच्चे हैं, लाइक द मदर एंड द चिल्ड्रन, दे स्पीक एवरी टाइम इन एट होम इन इंग्लिश ओनली, है ना। घर पर वो इंग्लिश में ही बात करते हैं। बट दैट पर्सन डिडंट गेट एन एनवायरमेंट, और उनका एक एनवायरमेंट में वो टच नहीं है, तो दैट्स व्हाट ही कम्युनिकेट्स इन हिंदी। तो हिंदी इंग्लिश इट डजेंट मैटर विद द, क्योंकि ये पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। बट कहीं ना कहीं एक हर्टिंग वाला जो पार्ट होता है, जैसे अभी बच्चे हैं तो वो बोल देते हैं कि आपको तो कुछ नहीं पता, आप मत बोला करो, आप मेरे साथ पीटीएम में मत जाना, आप मेरे स्कूल मत जाना, आपको तो वो ही नहीं है। तो लाइक somehow he has felt कि एक अंदर से कि मैं बहुत बिखरा हुआ सा फील कर रहा हूँ, आई एम नॉट अ गुड फादर, ये उसके अंदर एक अंदर डेवलप हो गया है, राइट। सो इन दैट केस अगर वो पर्सनालिटी डेवलपमेंट में अपने काम करना चाह रहा है, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करना चाह रहा है, अपने इनर कोर पे काम करना चाह रहा है, तो दिस इज़ वन काइंड ऑफ अप्रोच ऑल्सो वेयर ही कैन डेवलप एंड ही कैन इम्प्रूव दिस इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, है ना। तो ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट वाले पार्ट में, तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर एवरीवन, चाहे वो बच्चा हो या फिर टीचर्स हों, है ना, या फिर ऑफिस में जॉब वर्कर्स हों, या फिर कोई भी हो, प्रोफेशनल्स हो। फॉर एवरीवन पर्सनालिटी डेवलपमेंट इज़ अ पार्ट वेयर दे कैन कम्युनिकेट, डेवलप कॉन्फिडेंस, they can share their thoughts also. So sharing thought is also one kind of main reason to work upon the personality. मैम, क्या कुछ ऐसी सिंपल एक्सरसाइजेस या हैबिट्स हैं जो पेरेंट्स घर पर इनकरेज कर सकते हैं बच्चों का कॉन्फिडेंस बूस्ट अप करने के लिए? Yes, parents can dance with their children, जैसे मैं भी करती हूँ। जैसे मेरी डॉटर 4 years की है, तो उसे पेप्पा पिग बहुत पसंद है, तो एलेक्सा आजकल ऑप्शंस में है ही। इफ़ पेरेंट्स कैन डांस विद द चिल्ड्रन, दैट कैन एक्साइट देम एंड मोटिवेट। इसके अलावा पेरेंट्स कैन स्केड्यूल द योगा मेडिटेशन इन द मॉर्निंग विद देयर चिल्ड्रन ओनली, विद देयर चिल्ड्रन। आप बैठे हुए हो, आप सैंडविच खा रहे हो और बच्चे को कमांड दे रहे हो कि करो और मुझे करके दिखाओ, दिस इज नॉट द वे। अ चाइल्ड विल डू ओनली फॉर 2-3 minutes, वो आपकी डांट की वजह से, बट मन में सोचेगा कि आप तो खुद ही नहीं कर रहे हो, राइट। तो यहाँ पेरेंट्स कैन डू सबसे अच्छा तो डांस वाला पार्ट ही है। योगा मेडिटेशन अगर आप करना चाह रहे हैं तो डू नॉट जस्ट फिक्स इट कि आप एक गोल की तरीके से उसे मंडे से लेकर संडे तक फिक्स कर रहे हैं। नो, आप संडे टू संडे भी डिसाइड कर सकते हैं एंड डू दिस योगा एंड मेडिटेशन विद द चाइल्ड। आप पेरेंट्स ऑल्सो कैन डिसाइड मी टाइमिंग विद देयर चिल्ड्रन, मैं और मेरा बच्चा, टू कम्युनिकेट वाले पार्ट पे, तो वो कहीं बाहर भी जा सकते हैं, मूवी टाइम भी हो सकता है। तो मैं समझती हूँ कि योगा मेडिटेशन और एक्सरसाइजेस करने का मतलब ये नहीं है कि आप एक्सरसाइज और मेडिटेशन कर रहे हैं। इसका मतलब आपका टाइमिंग स्पेंड करना विद द चाइल्ड, और कुकिंग करना इज़ ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज, है ना। आप कुछ भी नेचुरल कुक करके बच्चों को उनको सिखा सकते हैं, दिस इज़ ऑल्सो वन काइंड ऑफ एक्सरसाइज। मैम, आप पेरेंट्स को क्या एडवाइस देना चाहेंगी जो बच्चों के करियर पाथ को लेके कंफ्यूज्ड हैं? आप काउंसलर से मिलिए और करियर काउंसलर्स के साथ में जाइए, वो आपको बहुत अच्छी एडवाइसेस देंगे, आपको करियर मैपिंग देंगे। अगर आप वो नहीं कर सकते तो आप बच्चों का खुद पे भी घर पर आप स्वॉट कर सकते हैं, स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, आप उनकी अपॉर्चुनिटीज़ और उनके थ्रेट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। साथ में अगर आप करियर अप्रोचेस में जाना चाह रहे हैं और आप खुद ही देखना चाह रहे हैं कि जो मेरा बच्चा कंफ्यूज है और मुझे उसके करियर पर काम करना है, तो उस पार्ट को लेकर आप ये उससे कम्युनिकेट करिए, उससे बात करिए, और बात करने के साथ साथ आप ये आइडेंटिफाई करिए कि वो क्या चाहता है। In this case, बच्चा is not ready to go to the career counselor, then you can meet to the career counselor to discuss about this thing. But
कहीं ना कहीं पेरेंट्स को और बच्चे को ये स्टिग्मा और ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम को ब्रेक करना होगा, क्योंकि अगर हमारे इफ़ आई हैव टूथैक है ना, तो डेफिनेटली आई विल गो टू द डेंटिस्ट. मुझे अगर फीवर है तो मैं किसी फिजिशियन पे जाऊंगी, राइट. अगर मेरे बच्चे को फीवर है तो मैं पीडियाट्रिशियन पे जाऊंगी. तो दैट इज़ अ पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन. अगर किसी को करियर में इश्यूज है देन डेफिनेटली दे शुड गो टू द करियर काउंसलर, और वहाँ से आप अपनी कन्फ्यूज़न को दूर कर सकते हैं. ओके मैम. मैम, ABCD स्कूल ऑफ साइकोलॉजी एंड पर्सनल डेवलपमेंट को लेकर आपका नेक्स्ट 5 इयर्स में क्या विजन है? यस, अगर हम ABCD की बात कर रहे हैं तो अभी हमारा मोटिव यही है कि हम मेंटल हेल्थ को लेकर और पर्सनालिटी डेवलपमेंट को लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा साइको एजुकेट करें. और अभी यही है कि नंबर ऑफ द स्कूल्स के साथ में हम लोग कोलैबोरेशन में जाएं. साथ में एवरीवेयर आई वांट टू सी कि हम ABCD के सेंटर्स बिल्ड करें, जिससे आसपास के लोगों को भी एक आइडेंटिफाई हो कि जो भी वो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं उनके पास में उसके सल्यूशंस हो. क्योंकि वेरी रेयरली वी कैन सी कि जो साइकोलॉजी और करियर काउंसलिंग या पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बात है, आप देखेंगे वेरी रेयर इंस्टीट्यूशंस और ऑर्गेनाइजेशन दे आर वर्किंग ऑन इट, है ना. तो यहाँ ABCD एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे हम अदर से भी सुनते हैं, कि यहाँ पर आपको फुल फ्लेश्ड सर्विसेज मिलती हैं, चाहे वो आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट पार्ट हो या करियर काउंसलिंग हो या साइकोलॉजिकल इश्यूज हो. तो इट्स अ फुल फ्लेश्ड ऑर्गेनाइजेशन जिसको डेवलप करने में, जिसका सिस्टम बनाने में ही हम लोगों ने काफ़ी टाइम लिया. इसको हमने पॉलिश किया और नाउ वी आर फुल फ्लेश्ड रेडी टू डेवलप आवर सेंटर्स एवरीवेयर. Okay, ma'am. Ma'am, now it's time for rapid fire. यस. Ma'am, tea or coffee? टी. Morning or night owl? मॉर्निंग. Favorite childhood memory? When I went to Vaishno Devi and I literally said to my father to purchase camera and he did that. Okay, ma'am. बच्चों को मोटिवेट करने का फेवरेट तरीका? Smile, games, activities, बुक और पॉडकास्ट? podcast. क्विक टिप फॉर पेरेंट्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैबिट फॉर चिल्ड्रन? You can be with them, engage with them, play with them. DMIT टेस्ट या ट्रेडिशनल लर्निंग स्टाइल? DMIT test. स्ट्रेस रिलीव करने का क्विकेस्ट मेथड? Smile and go to the counselor. करियर काउंसलिंग या पर्सनालिटी डेवलपमेंट, विच इज योर पैशन? I love both of the part. फेवरेट हॉबी आउटसाइड वर्क? Favorite hobby is, I'm a work alcoholic, so I love to do the work, but I love to play with my kids also. So this is now my favorite hobby. Confident or calm, which quality matters more? Confident. Parenting tip in one sentence? Parenting tip is a learning process where according to the age, every parent has to learn and psychoeducate them, but according to the ages, like year by year. So it's not a one-time process, it's a continuous process. What's the secret of success? For me, success is called happiness. Wherever and with whom you are getting happiness, this is success. मैम, स्टूडेंट्स के लिए वन मोटिवेशनल लाइन? Just do not run behind the numbers. Everywhere you can find it out the happiness. What's your future plan? Expand ABCD or write more books? Expanding ABCD. Okay, ma'am. Well done, ma'am. Thank Last but not the least, मैम एक फाइनल मैसेज जो आप हमारे व्यूअर्स, लिसनर्स, एजुकेटर्स, पेरेंट्स और स्टूडेंट्स के लिए देना चाहें? ABCD का जब आप लोगो देखोगे तो उसमें आप देखोगे ABCD लर्निंग नेवर एंड्स, है ना. सो लर्निंग नेवर एंड मीन्स वी ऑल आर द लर्नर्स एंड वी आर द वन जो हमें लर्निंग वाले पार्ट पे हमें जाना ही है. सो पेरेंट्स, टीचर्स, हुएवर वॉच दिस पॉडकास्ट ना, तो यही हमें एक मोटिवेशन कोट अपने साथ में लेके चलना है. Although we had got the designation of this parents, teachers and all, but always we have to be on learning mode.
सो लर्निंग मोड को हमेशा ऑन करके रखना है और टाइम के अकॉर्डिंग हमें लर्न करते जाना है. Okay, ma'am. Thank you so much, ma'am, for giving your precious time to the Prominence Hour. Stay tuned with Prominence Hour, where every thought counts. हम फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड में एक नए गेस्ट के साथ. तब तक के लिए नमस्कार.